तो स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं डेटा डॉट टेबल में बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है और मैं होपफुली मैं इतनी देर बकवास कर पाऊँ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो मैं ट्राई करता हूँ। मैंने कुछ एक छोटा सा एग्जांपल बना लिया है और मैं क्या क्या बताने वाला हूँ मैं नोट डाउन कर देता हूँ। हम डॉट एन को देख चुके हैं, हम डॉट एच डी देखेंगे, डॉट आई देखेंगे, ज्वाइन देखेंगे और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन प्लेस में कैसे डेटा डॉट टेबल डेटा फ्रेम से डिफरेंट है। अच्छा, तो ओके, तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। ओके, तो हम डॉट एन तो हमको पता है काउंट होता है। व्हाट इज डॉट एस डी? तो उसको जानने से पहले मैं एक दो ऑपरेशन आपको बता देता हूँ। तो ये मेरे पास दो डेटा फ्रेम्स हैं और डेटा फ्रेम में अगर मैं देखूं तो ये एक डेटा फ्रेम है, डेटा डॉट टेबल। तो डेफिनेटली अगर मुझे कोई नया कॉलम बनाना पड़े, फॉर एग्जाम्पल एक काउंटर क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ऐसा लिख सकता हूं, सेम ऑपरेशन अगर मुझे डेटा डॉट टेबल में लिखना पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा? ये लिखूंगा। हाँ, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो लिखना लिखो। लेकिन मैंने पहले भी बोला हुआ है कि डेटा डॉट टेबल में डेटा डॉट टेबल जैसा ऑपरेशन ही करना, वरना डेटा डॉट टेबल यूज करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? उसमें अगर डेटा डॉट टेबल बनाने के बाद ये कर रहे हो तो मीनिंगलेस है, फिर डेटा डॉट टेबल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो ये कॉलम क्रिएट करने का तरीका। तो जब आप इसको चलाते हो ना, एक बार इसका मेमोरी लोकेशन देख लेते हैं। लॉबस्टर मैंने शायद मैप किया हुआ है, ये मेमोरी लोकेशन है EE0। मैं इसको चलाता हूं और ऑब्जेक्ट एड्रेस फिर से चेक करता हूं तो सेम मेमोरी लोकेशन पे राइट हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है ना। आप कहोगे ये तो बेस आर में भी हो रहा होगा। बेस आर में ऐसा नहीं होता। तो बेस आर में जब आप देखोगे, मैं इसको फिर से एक बेस आर ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं इसका ऑब्जेक्ट एड्रेस यहां पर मेजर करता हूं और यहां पर मेजर करता हूं और फिर से मेजर करता हूं, लोकेशन चेंज। तो एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन भी बेस आर के अंदर इन प्लेस नहीं होता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यहाँ की, अब सोचो ये एक चीज है, अगर तुम्हारे पास इस तरह के 1000 कॉलम हो और तुमको मान लो उसका डेटा टाइप ही बदलना हो, तो कितने मेमोरी एड्रेसेस जंप होंगे जितने तुमको चेंज करने। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सो हम क्या करते हैं, हम ट्रेस मेमोरी ऑन कर लेते हैं और हम डेटा डॉट फ्रेम फिर से चला लेते हैं और हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम ना सारे डेटा को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो एक बारी मैं स्टर दिखा दूं तुमको, 2 नंबर है, एक कैरेक्टर है। तो बेस्ट वे जो है बेस आर में इसको करने का वो ये है, पर इसके बाद ये मत करना। ये आंसर जरूर देता है बट इनएफिशिएंट है। ओके, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको एज इज रखना है और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज डाल करके छोड़ देना है। इसका मतलब ये है कि जितना भी कॉलम तुम पिक कर रहे हो, जितना भी कॉलम तुम सेलेक्ट कर रहे हो, उन सब को तुम डीएफ में डाल रहे हो कैरेक्टर कन्वर्ट करके। ठीक है ना? ये भी इन प्लेस रिप्लेसमेंट नहीं है। तो तुमको ट्रेस मेमोरी तुम्हारा पता है, इसको हम चलाते हैं। मेमोरी जंप तुम्हारे आंखों के सामने है, तो मैं गिन नहीं रहा बट पॉइंट ये है कि 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये ढेर सारे मेमोरी जंप हो गए, ये तुम्हारा डेटा फ्रेम कर रहा है। चलो बढ़िया, अभी मैं वापस से इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, रीड करता हूँ और इस बार करता हूँ सेट dt। ठीक, और यही सेम ऑपरेशन मैं डेटा टेबल में करता हूं और देखते हैं कि इज इट इफिशिएंट। ठीक है ना? नेम्स ऑफ df कोलन इक्वल टू, अब इसमें एक दो चेंजेस करूंगा। सबसे पहले तो जहां जहां भी df तुमको दिख रहा है वहां पर मैं कर दूंगा डॉट एच डी। अब कहोगे ऐसा क्यों किया? डॉट एच डी का क्या मतलब है? तो डॉट एच डी का बड़ा सिंपल मतलब है, अगर डेटा फ्रेम के अंदर, इस डेटा फ्रेम के अंदर उसी डेटा फ्रेम को तुमको रेफर करना है किसी भी रीजन से, तो आप डॉट एच डी यूज करोगे। सॉरी। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। व्हाट इफ आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलम ही रेफर करने हो,
आपको सारे कॉलम रेफर ना करने हो तो क्या करोगे? तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर डॉट एच डी कॉल्स के अंदर आप कॉलम्स मेंशन कर दो कि मेरे को भाई एक्स और वाई ही चाहिए या कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए जो उस डेटा फ्रेम के अंदर है। तो फॉर एग्जांपल इस कॉलम में एक्स वाई जेड है, मैं कहूंगा कि एच डी कॉल्स के अंदर जो भी कन्वर्जन कर रहे हो वो सिर्फ एक्स और वाई पे करो। यहां पर आपको सबसेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप यहाँ पर एच डी कॉल्स में लिख दो, वो उन्हीं कॉलम्स के लिए वो ऑपरेशन चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं वही ऑपरेशन कर रहा हूं जो मैंने डेटा फ्रेम के लिए किया था। अच्छा, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट एड्रेस जरूर देख लेते हैं अपन, या हम ट्रेस मेमोरी जरूर देख लेते हैं एक बारी। 2208 पे है, ठीक है, और इसको चलाते हैं। ठीक है, और यहां पर हम देख सकते हैं मैंने कॉमा डाल करके छोड़ दिया है, इजंट अ कॉलम नेम, ओके सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में डॉट एच डी नहीं होगा। ओके, सो हेड ऑफ डीएफ अगर मैं करूं तो कुछ तो हो गया, स्टर ऑफ डीएफ कुछ तो हो गया, सब कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया, विच इज व्हाट आई वांटेड। अब इसका वापस से आप ट्रेस मेमोरी हमने देखा एक भी प्रिंट नहीं हुआ, तो मैं ऑब्जेक्ट एड्रेस एक बार चेक करता हूं, डीएफ। तो 2208 यहां से स्टार्ट हुआ था 2208 से, और 2208 पे ही पड़ा हुआ है। तो तुम देख सकते हो जो ट्रांसलेशन है ना इन कॉलम्स का, वो सेम मेमोरी लोकेशन पे ही हुआ है। सो अब तुम्हें ये क्लियर आइडिया आ गया होगा कि जब डेटा डॉट टेबल के तुम ऑपरेशन करते हो ना, जब डेटा डॉट टेबल का ऑपरेशन डेटा डॉट टेबल की तरह ही करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको एक इन प्लेस आउटकम मिलता है, जो कि बहुत डिजायरेबल है और होना भी चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी कंप्यूटर की मेमोरी को यूज मत करो, अगर यूज नहीं करना है तो उसको अवॉइड करो। तो डेटा डॉट टेबल इसलिए बहुत इफिशियंट है। अब सोचो यहाँ पर 1000 कॉलम को इस तरह से तुमको चेंज करना, तो यू कैन पिक दोस कॉलम्स और उन कॉलम को तुम एक साथ कर सकते हो, इन प्लेस कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे सिस्टम पे ऑलरेडी डेटा बैठा हुआ है और तुमको प्रोसेस करने के लिए कुछ और मेमोरी चाहिए और वो तुम्हारे पास नहीं है, तो डेटा डॉट टेबल बेटर ऑप्शन है डेटा डॉट फ्रेम से हमेशा। ठीक है ना, और ये किसी भी टूल में ट्रू है, एज इन डेटा डॉट टेबल का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो वैसे ही है। ओके, तो ये आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा डॉट एच डी कैसे यूज करना है। अच्छा, डॉट एच डी हमेशा कोलन इक्वल टू के अंदर लग सकता है, बाहर नहीं लग सकता। तो यहाँ पर नेम्स डीएफ तुमको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, या जो भी तुम्हारे नाम है तुमको इस तरह से लिखने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तब जाके ये नाम असाइन होगा, ये चीज ध्यान रखना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं सीधा उसी ऑर्डर में, चूंकि ये ऑपरेशन होने वाला है तो मैं सीधा सीधा ये कर सकता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ पर एक नेम्स क्रिएट करके रख लेता और इसको चुपचाप यहाँ पर कॉल कर लेता, या ये भी कर सकता था। और मैं क्या कर सकता था, इसको करने के ना 1000 तरीके हैं एक्चुअली। यहाँ पर लिख सकता था और मैं क्या करता, मैं कहता कि भाई जो कॉलम के लिए चल रहा है उन्हीं कॉलम के लिए रखो, ये भी चल सकता है, ये भी ओके है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको भी चलाओगे, सेम रिजल्ट आएगा, बस इन्हें बनाया नहीं मैंने। ठीक है ना, अगर बनाएगा तो ऐसा चलेगा। और अगर हम हेड जो भी है, अगर हम हेड देखोगे तो आप कुछ, सॉरी मैं सी लगाना भूल गया, अगर आप सी लगाना भूल जाओगे तो गड़बड़ हो सकता है ना, ध्यान रखना। अगर सी नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। और ये कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, हमें पता नहीं होता कि ऐसा है। तो मैं एक बार इसको जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड इस एनएम को ड्रॉप कर देता हूं और मैं इसको सेव करता हूं, चलाता हूं, एडडीएफ दिखाता हूं, ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका स्टर दिखाता हूं तो ये कहता है कि ये बढ़िया चल रहा है, सब कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया, तो ये चल रहा है। बट इसको मैं इसमें से सी हटा देता हूं। ठीक है, और इसको चलाता हूं तो ये वही होगा जो पहले हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम है, ये चीज ध्यान रखना है, एग्जीक्यूशन जरूर होना चाहिए इसका। अगर इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो वो नहीं चलेगा और गड़बड़ हो जाएगा, जो तुम नहीं करना चाह रहे थे वो होगा। तो ये अनडिजायरेबल रिजल्ट है, बी केयरफुल। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉप करता हूं, इस तरह से ड्रॉप हो जाएगा कॉलम, इसको सेव करता हूं और इसको एग्जीक्यूट जरूर करूंगा। एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पर सी अवॉइड भी कर सकते हो, आपको सिर्फ इसको ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर रखना है एंड इट्स डन। आप स्टर देखोगे तीनों कैरेक्टर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो मेरी बात कि क्यों जरूरी है। बट मेरी आदत ऐसी है कि मैं बहुत जन्म से इसको सी इस तरह से लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से किसी भी चीज ऑप्शन को ध्यान में रख सकते हो। तो ये आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक अप्रोच है इसमें। अब इसमें अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो इन प्लेस हो रहा है, सब कुछ इन प्लेस हो रहा है। तो डॉट एच डी का मतलब भी समझ में आ गया होगा।
डॉट एन का मतलब आपको समझ में आ ही चुका है, डॉट आई का मतलब भी आपको समझ में आ गया। एक और चीज है, छोटी सी चीज इसमें है तो बहुत कुछ, एक डॉट ईच आई भी करके एक पैरामीटर है। सो वो कब यूज होता है, तो यहां पर अगर मैं इन दोनों टेबल को देखूं, तो अगर मैं इन दोनों टेबल पे जाऊं और df2 ऐसा कुछ लिखता हूं, तो ये चलता नहीं, पर मैं सेट dt कर देता हूं। इसको चलाता हूं, ये कुछ एरर कहता है, बट ठीक है, मैं इसको कहता हूं कि तुम ऑन, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऑन एक्स पे देखो, बात करते हैं, ठीक है। सो एक्स पे देखते हैं तो ये मर्ज हो जाता है, लेफ्ट ज्वाइन तुमको दे रहा है रिजल्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मान लो ये टेबल पे मेरे को, अब चूंकि इसमें कोई रिपीटिंग की नहीं है तो आपको डॉट ईच आई का मतलब पावर नहीं समझ में आएगा, बट एक काम करते हैं, एक टेबल और बना लेते हैं जिसमें रिपीटिंग की हो, तो थोड़ा ज्यादा समझेगा। ठीक है, तो इसमें हमने 3 3 6 रो का एक टेबल बनाया है, 4 5 6 7 8 9, ए बी सी डी ई और एफ, बढ़िया, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूं, सिर्फ 2 और 3 को रखता हूं, 4 को हटा देता हूं। चल, अब हम डॉट ईच आई भी समझ में आ जाएगा, यूज इतना नहीं होता बट ठीक है, पता होना चाहिए। ओके, तो हम सेट dt कर लेते हैं, इस ऑन को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, और df2 और df1 के बीच का, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं चलता, ये चीज ध्यान रखना। अभी दोनों का स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक। अब मैं दोनों के बारे में, आई होप मैंने गलत तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा। ओके, अब मेरे को लेफ्ट ज्वाइन करना है। अभी लेफ्ट ज्वाइन के लिए मेरे को एक चीज पता है कि अगर मैं df में df2 को लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, तो मेरे पास सेम चीज रिपीट होगी, ठीक है। और df2 में अगर df को करूंगा तो भी मेरे पास कीज रिपीट होंगी। ओके, सो मैं क्या करता हूं, इसको df2 के अंदर df को मर्ज करूंगा, तो मैं लेफ्ट ज्वाइन ऑन x कहता हूं। सो ये देख सकते हो तुम्हारे पास रिपीटेड वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है ना। तो x, अब तुम देख सकते हो x जो है उसमें कौन सी वैल्यू है, 2 की 3 वैल्यू है df में, और 3 की एक ही वैल्यू है, तो टोटल 4 रिकॉर्ड्स है। अभी इसी चीज को मैं ऐसा भी लिखता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं डॉट n। सो ये बताता है कि जब मर्ज हुआ तो 2 के अगेंस्ट कितने रिकॉर्ड थे और 3 के अगेंस्ट कितने रिकॉर्ड थे, डॉट n ये बता रहा है। अब कहोगे तो ये पता कैसे चल रहा है, इसको पता इससे चल रहा है, बाई ईच आई से। अब ये ईच आई क्या बोला है, आई जो होता है वो पहला पैरामीटर होता है, तो कह रहा है कि जो पहला पैरामीटर है आईएथ कॉमा से पहले वाला जो है आई जे के, राइट, तो ये आई पहले वाला वीडियो में पढ़ सुन लेना, तो ये आईएथ है। तो ये कह रहा है कि आईएथ के अंदर जो हर आई वैल्यू है, मतलब 2 3 जितने भी आईएथ वैल्यू है उनका काउंट क्या है, डॉट एन का मतलब काउंट क्या है। अब कहोगे कि ओके, काउंट निकाला है, कुछ और भी निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हो, डिपेंड करता है इसमें है क्या, इसमें है क्या, ठीक है। तो क्या हम मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास डीएफ के अंदर क्या क्या है, चलो देख लेते हैं, वाई और जेड है। अब मीन किसका निकाल सकते हो, वाई का निकाल सकते हो, जेड का तो नहीं निकाल सकते। तो यहां पर अगर मैं मीन वाई लिखता हूं तो ये चलता है, ठीक है। सो क्यों चलता है, इन तीनों का मीन क्या है, 6 7 8 का 7 है, और 3 एक ही रिकॉर्ड है तो इसका मीन एक ही होगा। उसी तरह ये सम भी चलेगा। अच्छा, सम मीन काउंट क्या सब चलेगा, चल जाएगा, बस इनको तुमको डॉट के अंदर रैप कर देना है, ठीक है ना। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये कर क्या रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहा है। तो तुम्हें ये पता है कि ये मर्ज करता है, बट ये मर्ज के अलावा समराइज भी कर रहा है एक स्टेप में, ठीक है ना।
तो डॉट ईच आई देखो तो कंटेक्स्ट के हिसाब से इसका मतलब इस तरह का है कि जो भी ith पैरामीटर पे जो भी लिखा हुआ उसमें हर आई पे, हर आई मतलब हर आई की वैल्यू की, आई की वैल्यू 2 हो सकती है, कभी 3 हो सकती है, कोई और वैल्यू होता तो कुछ और होता, उस पे सम क्या है, मीन क्या है और काउंट क्या है, किसका, वाई का। अब कहोगे वाई क्यों, जेड क्यों नहीं, क्योंकि जेड का मीन पॉसिबल नहीं है, सम पॉसिबल नहीं है, कैरेक्टर डेटा। तो कहोगे अगर बहुत ज्यादा कॉलम हो एक साथ तो क्या बहुत सारे कॉलम को एक साथ नहीं ले सकते? अच्छा क्वेश्चन है, नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि आप ट्राई करके देख लो। मैं यहां पर एक काम करता हूं, जेड पे एक वैल्यू बना लेते हैं अपन 6 तक, ठीक। और यहां पर अभी तो ये सेम ऑपरेशन चलाता हूं एक बारी, जस्ट टू सी कि एग्जिस्टिंग ऑपरेशन ब्रेक ना हुआ हो। तो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन कोई ब्रेक नहीं हुआ है। अब मैं कहता हूं कि y और z दोनों को ले लो। तो ये एक तरीका है करने का, मैं गेस कर रहा हूं, ठीक, नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, y कॉमा z लिख लेते हैं, या सम ऑफ y, ऐसा चलेगा क्या? ठीक है, ये चलता है, ठीक है। सो ऐसे चल जाएगा, बट वैसे नहीं चलेगा जैसे आप सोच रहे हो कि इकट्ठा सब सारा लिख दिया और हो गया, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ अगर इंडिविजुअली ऐसे लिख पाओ तो अगेन ये कम्बरसम होगा लिखना, तो इसको करने का दूसरा एक स्मार्ट तरीका भी हो सकता है, बट इस क्लास में वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं अपन। यस डेफिनेटली देयर आर सम वेज जहां पर आप इसको लूप कर सकते हो, और डेटा डॉट टेबल के अंदर एक तरह का डिफरेंट लूप भी होता है जिसको सेट लूप्स बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर लूप के अंदर सेट पैरामीटर लिखते हैं और वहां से आप इसको आराम से आइटरेट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, इसको करने का स्मार्ट तरीका नहीं है, जस्ट कि हम उसको इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये एक बिगिनर इंट्रोडक्शन है। ये हालांकि मेरे को पता चल गया है कि ये बिगिनर से ज्यादा मैंने तुम्हें बता दिया है, बट पॉइंट है कि ये एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए कि ये ऐसे होता है। तुम्हें सेट लूप्स के बारे में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सेट लिखोगे और आई बिलीव डेटा डॉट टेबल का सेट ऑपरेशन खुल जाता है, और इसमें आप पढ़ सकते हो कि बेसिकली सेट कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो सेट फॉर लूप के साथ हमेशा काम करता है, ये ध्यान रखना, और ये यूजफुल चीज है, पता होना चाहिए। अगर तुम्हें कभी डेटा डॉट टेबल को लूप करना पड़े तो आप सेट के साथ लूप लिखोगे, आप कभी भी उसको इंडिविजुअली अलग से फॉर लूप जैसे आप डेटा फ्रेम के लिए लिखते हो वैसे मत लिखना, ठीक है ना। डेटा डॉट टेबल के लिए अलग से लूप की फंक्शनैलिटी बनी हुई है, उसको यूज करो। अननेसेसरी कुछ अपने मन से इन्वेंट करने की कोशिश ना करना, क्योंकि वो इफिशिएंट तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आया इस क्लास में? हमको ये समझ में आया कि भाई कोलन इक्वल टू से नया कॉलम क्रिएट करते हैं, कोलन इक्वल टू से नया कॉलम ड्रॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर बहुत सारे कॉलम बनाने हो तो इकट्ठा अगर तुम्हें बनाना है तो तुम वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं एम्प्टी कार्स का, और सेट dt मैं चलाता हूं और मैं ग्रुप बाई करता हूं सिलेंडर पे, और मैं मीन ऑफ एमपीजी लेता हूं, ठीक है, मीन आ गया, बढ़िया। इसी मीन को मेरे को ओरिजिनल डेटा में पुट करना है, डालना है। मैं क्या कर सकता हूं, मीन एमपीजी अगर ये करते हो आप तो ओरिजिनल टेबल के अंदर, ठीक है ना, ओरिजिनल टेबल के अंदर आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये देखो, ये हो नहीं रहा है, ये होना चाहिए, ये हो नहीं रहा है, ठीक है। सो ये क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले ये चलाते हैं, ये भी नहीं चल रहा, ये चलाते हैं, चल गया, देखते हैं, ठीक है। और व्हाट अबाउट, अब तुम्हें ये लगेगा कि अगर ये चला है तो ये भी चलेगा, बट वो नहीं चलता है। जो मैं लिखने वाला हूं, सम ऑफ एमपीजी, ये बहुत ही रिडिकुलस हो जाता है नहीं। तो इसको मैं लिखता हूं ऐसे, यही लिखोगे, राइट। ये लॉजिकल नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है, बट ये नहीं चलता, सेम एरर है जो ऊपर आया था। तो क्या मतलब है? तो इस बेसिकली ये है कि इसको आपको इस तरह से लिखना नहीं है। एक कॉलम के लिए चल जाता, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है, आपको इसको इक्वल टू लिखना है, और यहां पर जाकर के
अब ये चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम आ गए आपके ओरिजिनल टेबल के अंदर, ठीक है, बिना मर्ज वर्ज किए हुए, ठीक है ना। ये म्यूटेट है कुछ कुछ डीप्लायर का, समझ रहे हो। तो अगर डीप्लायर का म्यूटेट पता है तो बिल्कुल ये वही है, ग्रुप बाय मीन और सम को मल्टीपल कॉलम्स में डाल रहा है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करने हो कोलन इक्वल टू से, तो उसको एज अ फंक्शनल वे यूज करना पड़ेगा, नॉट एज असाइनमेंट वे। असाइनमेंट वे में सिर्फ एक ही कॉलम को आप डाल सकते हो, एक से ज्यादा वो असाइन नहीं कर पाएगा, बट फंक्शनल वे में आप उसके बहुत सारे कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। उसी तरह अगर आप इन कॉलम्स को नल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल इनको हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, कोलन इक्वल टू मीन एमपीजी इक्वल टू नल और सम एमपीजी इक्वल टू, ठीक है। तो अगर आप हेड देखोगे अब तो दोनों कॉलम, ठीक है ना। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर आपको असाइनमेंट करना है, उड़ाना है, तो आपको ये तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। तो डेटा डॉट टेबल में ये सब चीजें कुछ कुछ बढ़िया चीजें हैं। तो आपको क्या समझ में आया आज क्लास में? आपको एक ज्वाइन समझ में आया, अलग वे है करने का, थोड़ा कंफ्यूजिंग आई नो, बट ठीक है। इन प्लेस ज्वाइन और नॉन इन प्लेस ज्वाइन के बीच में थोड़ा डिस्टिंक्शन देख लेना। अच्छा, बुक्स जरूर पढ़ना, किताबें पढ़ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ना। डॉट एन आपको समझ में आया, आपको डॉट आई समझ में आया, आपको मैंने डॉट एच डी बताया, और क्या समझ में आया, डॉट ईच आई बताया, और क्या डिस्कशन कर सकते हैं। डॉट एन, डॉट एच डी, डॉट ईच आई बता दिया। एक डॉट जीआरपी भी होता है, वो ग्रुप होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बोलूं इसी में, मैं बस मतलब समझा देता हूं, मैं उसका एग्जाम्पल नहीं दे रहा। डॉट जीआरपी कैसे काम करता है, तो बाई में आप लिखते हो सिलेंडर और लेट से कुछ है और गियर, और दोनों का यूनिक वैल्यू में दिखा देता हूं। इसकी 3 यूनिक वैल्यू है और गियर की भी 3 है, तो आपको लगेगा 9 यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, बट एक्चुअली 9 का कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। अगर आप डेटा को देखोगे तो सिर्फ 8 कॉम्बिनेशन है इन दोनों के बीच का, ठीक है ना। सिर्फ 8 कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप जीआरपी को चलाते हो ना, सो ये आपको बताता है कि वो 8 कॉम्बिनेशन कौन से हैं। सो जीआरपी एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है इन ग्रुप्स का। तो ये 6 और 4 का जो कंबाइंड एफर्ट है उसको ग्रुप 1 बोल रहा है, तो 4 और 4 का कंबाइंड ग्रुप है उसको ये 2 बोल रहा है, तो 6 और 3 का है उसको 3 बोल रहा है ना, हेंस 4। तो ये कई बार बहुत यूजफुल हो जाता है। कई बार आपको मान लो इस तरह का ग्रुप क्रिएट करके उस ग्रुप के ऊपर मैनिपुलेशन करना, तो आप इस तरह से ग्रुप को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसका अपना यूज केसेस है, मैं एक आध एग्जांपल लेटर क्लासेस में डेफिनेटली ले लूंगा, बट फॉर अभी के लिए आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया है। तो इतना इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके दिमाग में भरना थोड़ा टाइम लगता है, बट आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कर क्या रहा है। ये कॉम्बिनेशन है यूनिक ग्रुप्स का और ये 8 ग्रुप है इस केस में। एनजीआरपी कुछ नहीं कहता, एनजीआरपी कहता है कितने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप बना रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ 8 ग्रुप है तो ये वैल्यू हर जगह 8 आ जाएगी, ठीक है ना। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एनजीआरपी इज नथिंग बट काउंट ऑफ ग्रुप्स, और जीआरपी व्हाट आर दोज ग्रुप्स, व्हाट आर द कॉम्बिनेशन द ग्रुप्स आर हैविंग। जीआरपी में 1 से लेके 8 तक, क्योंकि 8 ही कॉम्बिनेशन आपके डेटा में पॉसिबल है। ये सारा कॉम्बिनेशन नहीं बताता है, ये वो बताता है जो आपके डेटा में पॉसिबल है या प्रेजेंटेड है। ये वो नहीं बताता जो कि आप क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट तो आप 9 ग्रुप बना सकते थे, बट आपके डेटा में 8 ही पॉसिबल है, राइट। अब पॉसिबिलिटी 8 से ऊपर की है ही नहीं, क्योंकि डेटा में वही दिया हुआ है, तो ये हमेशा वैल्यू 8 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। सो आई नो ये लेंदी था थोड़ा, और थोड़ा सा शायद टफ भी होगा, बट इट्स ऑल राइट, ठीक है ना। आप इसको पढ़ो, एक बारी 2 बारी सुनो, खुद से प्रैक्टिस करो, एक एग्जाम्पल खुद का बनाओ, सेम एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट करो, रन करके देखो, 10 टाइम्स करके देखो, समझ में आ जाएगा। नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अगली बार मिलते हैं, ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, स्ट्रिंग आर लाइब्रेरी के साथ, और प्योर आर कर लेंगे, और उसके बाद हमारा आर का सेशन खत्म। उसके बाद जो भी मैं करूंगा एग्जाम्पल्स करूंगा, बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल लूंगा और कुछ कुछ एग्जाम्पल डालता रहूंगा इन बिटवीन, बट इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स प्योर आर के आगे कुछ नहीं, ठीक है ना। डेस्कटॉप और एक मेटा प्रोग्रामिंग का अलग से ट्यूटोरियल होगा जो इस प्लेलिस्ट में नहीं होगा, वो दूसरा एक प्लेलिस्ट होगा, उसके अंदर डालूंगा, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है जानना, ठीक है ना। ओके, तो
अगली बार के लिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना और बाय, और अपना ध्यान रखना और जय हिंद।